नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव से जुड़ा हुआ आपके जीवन साथी से जुड़े हुए कुछ फैक्टर को मैं आपको समझाने चल रहा हूं। 8 फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी ही कुंडली से अपने जीवन साथी के बारे में बहुत सारी चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव यह होता है। 7वें भाव में अगर कोई ग्रह आपका उच्च का होकर के बैठा होगा या 7वें भाव में कोई ग्रह अगर अपनी स्वराशि का होगा तो यह आपके जीवन साथी के अच्छे कैरियर को दर्शाता है। इसके अलावा अगर 7वें भाव में कोई अच्छा योग बन रहा हो, जैसे कि गुरु और चंद्रमा एक साथ आ गए, गज केसरी बन गया, बुध और शुक्र एक साथ आ गए, लक्ष्मी नारायण योग बन गया, इस प्रकार से कोई अगर अच्छा योग बन रहा है तो यह भी दर्शाता है कि आपके जीवन साथी का कैरियर काफी अच्छा रहेगा और जीवन साथी के माध्यम से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। वहीं अगर 7वें भाव में कोई ग्रह नीच राशि का होगा, 7वें भाव में कोई दोष बन रहा हो, जैसे सूर्य महाराज बैठे हों और उसी के साथ राहु आ गया, चंद्रमा बैठा है उसके साथ राहु आ गया, सूर्य शनि की युति हो गई, तो यह वैवाहिक जीवन को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, दुष्प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ यह आपके जीवन साथी के कैरियर पर भी दुष्प्रभाव डालेगा। यानी अगर 7वें भाव में कोई ग्रह उच्च का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, तो यह आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपके जीवन साथी के कैरियर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। वहीं अगर कोई ग्रह नीच का हो, कोई दोष बन रहा हो, तो आपके मैरिड लाइफ के साथ साथ वह आपके जीवन साथी के कैरियर के लिए भी गड़बड़ करेगा। ये पहला सूत्र आपका हो गया। दूसरा सूत्र यह है कि जो पहले मैं पुरुष के लिए बता रहा हूं, फिर स्त्री के लिए। पुरुष के लिए जो कारक होता है, पत्नी का कारक जो होता है वो शुक्र होता है। सब जानते हैं शुक्र स्त्री का कारक है और गुरु जो होता है यह पति और पुत्र का कारक होता है। तो मैं पहले पुरुषों के लिए बता रहा हूं शुक्र को एग्जाम्पल लेकर के, फिर गुरु से स्त्रियों के लिए यही बात लागू होगी। तो आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र महाराज कहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र से अष्टम भाव में जो ग्रह होगा, यहां पर शुक्र है, मान लीजिए अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो शुक्र से जो अष्टम भाव में ग्रह बैठा होता है या जो अष्टम भाव का स्वामी होता है वह आपके जीवन साथी के लिए खराब होता है। अगर आपके उस ग्रह की दशा चलेगी तो उस दशा में आपके जीवन साथी को शारीरिक परेशानियां आएंगी। इस चीज को और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आपको यह समझना चाहिए आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है, उससे छठे भाव पर जाइए। जैसे एकादश में मान लेता हूं, तो यहां से छठे भाव पर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये भाव हो गया छठा। इसी प्रकार से 8वां भाव, ये हो गया 8वां, और इसी प्रकार से शुक्र से 12वां भाव ले लीजिए। तो जहां पर शुक्र बैठा है वहां से छठे, 8वें, 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं, तो यहां पर हम ले लेते हैं कि छठे में चंद्रमा है, 8वें में मंगल है और शुक्र से 12वें में गुरु को ही ले लेते हैं। तो इन ग्रहों को नोट करिए। तो शुक्र से छठे में चंद्रमा हो गया, 8वें में मंगल और 12वें भाव में शुक्र से 12वें में गुरु। इन 3 ग्रहों को नोट करिएगा। इनमें से किसी एक की महादशा होगी और किसी एक की अंतरदशा होगी। जब तब आपके जीवन साथी के आयु, स्वास्थ्य के लिए, कैरियर के लिए, यानी उसके जीवन में परेशानियों का समय होगा। अब यहां पर भी जजमेंट करने का एक तरीका है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। जब भी कोई ग्रह पीड़ित होता है तो वह ग्रह खुद पीड़ित होगा तो दशा अंतर दशा में पीड़ा भी अधिक देगा। अब मान लेते हैं कि जैसे शुक्र से छठे में चंद्रमा है और यह चंद्रमा अस्त हो, नीच का हो, क्रूर ग्रहों के साथ होगा, तो जब इसकी अंतरदशा आएगी, महादशा आएगी, चूंकि शुक्र से छठे में है, तो पत्नी के लिए ज्यादा परेशानी उत्पन्न करेगा। तो आपको 2 चीजें जाननी है। शुक्र जहां बैठा है वहां से छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए कौन कौन से ग्रह हैं,
उनमें से किसी एक की महादशा और किसी एक की अंतरदशा जब पड़ेगी तो टाइम ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। अगर उनमें उन 3 ग्रहों में से अगर कोई ग्रह पीड़ित होगा तो और भी ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी अशुभ प्रभाव की। अब यही नहीं, दूसरा तरीका भी इसी सूत्र से जुड़ा हुआ है। शुक्र से छठे भाव का जो स्वामी होगा, शुक्र से छठे भाव में एक, अभी हमने 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रहों को लिया। अब शुक्र से छठे भाव का जो स्वामी हो, शुक्र से 8वें भाव का जो स्वामी हो और शुक्र से 12वें भाव का जो ग्रह स्वामी हो, उन तीनों ग्रहों को लिख लीजिए और उन 3 ग्रहों में से उस ग्रह को हटा दीजिए जो शुक्र का मित्र हो। जैसे मान लेते हैं शुक्र से यहाँ छठे भाव में स्वामी जो खष्टेश बनेगा वो मान लेते हैं मंगल बना, और जो अष्टमेश बनेगा वो मान लीजिए कोई दूसरा ग्रह बन गया। अब यहाँ पर मंगल लेंगे तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे अष्टमेश बुध बनेगा और तब 3, 4, 5, 6, 7 और द्वादशेश भी कौन बनेगा? शुक्र बनेगा। तो आपको करना क्या है, 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रहों में से किसी एक की महादशा और अंतरदशा एक की मिले तो खराब, 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी होंगे शुक्र से, उनमें से जो ग्रह शुक्र का मित्र नहीं होगा उसकी महादशा और अंतरदशा भी आपके जीवन साथी को, आपके पत्नी के सेहत आदि को प्रभावित करेगा। अब यही बात स्त्रियों के लिए देखते हैं। स्त्री की कुंडली में देखिए गुरु कहाँ बैठा हुआ है। गुरु जहां बैठा है वहां से छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो उसे नोट करिए। यहां पर हम बुध को मान ले रहे हैं, गुरु से छठे में बुध है, 8वें में हम मंगल को ले लेते हैं और 12वें में शनि को ले रहे हैं। तो स्त्री की कुंडली में गुरु से 6, 8, 12 भाव में जो ग्रह बैठे हो उनको नोट कर लीजिए। उनमें से किसी एक की महादशा और किसी एक की अंतरदशा जब रहेगी तो आपके पति के लिए या तो संतान के लिए समय थोड़ा मुश्किल वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरु जहां बैठा हुआ उससे छठे भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामियों को भी नोट कर लीजिए और उस ग्रह को हटा दीजिए जो गुरु का मित्र हो। जो ग्रह शेष बचेगा उसकी महादशा अंतरदशा में भी आपको पति और पुत्र से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो पुरुष के लिए शुक्र से देखना है 6, 8, 12 भाव में बैठा ग्रह स्वामी भी, और स्त्री के लिए गुरु से 6, 8, 12 में बैठा और 6, 8, 12 भाव का स्वामी देखना होता है। ये आपको इतने सूत्र समझ में आ गए होंगे। अब अगला सूत्र, नवमांश कुंडली में आपको जाना पड़ेगा। अगर नवमांश कुंडली के लगन में, लगन कुंडली नहीं देखनी है, नवमांश कुंडली, नवमांश कुंडली के लग्न में कोई नीच का ग्रह होता है तो आप यह मानिए कि आपका जीवन साथी जो है मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट कम लेता है, यानी आप में इंटरेस्ट कम लेता है। अगर लगन में नीच का ग्रह है नवमांश के और लगन का स्वामी भी नीच का है तो आपके वैवाहिक जीवन में आपका जीवन साथी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये नवमांश के लग्न का पीड़ित होना, लग्नेश का पीड़ित होना, दोनों में से कोई एक पीड़ित रहेगा तो भी असर मिलेगा, दोनों हो जाएंगे तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसको आप ऐसे जान सकते हैं कि अगर नवमांश के लगन में नीच का ग्रह है तो आपका जीवन साथी वैवाहिक जीवन को एक लायबिलिटी मानकर चल रहा है। लग्नेश भी नीच का हो गया तो वैवाहिक जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आ जाते हैं, क्योंकि तब व्यक्ति लायबिलिटी मानता भी नहीं है। कम से कम अगर एक ही पीड़ित है लगन या लग्नेश तो लायबिलिटी तो मानेगा, दोनों पीड़ित होंगे लग्न और लग्नेश तो लायबिलिटी भी नहीं मानेगा। इसी प्रकार से अगर नवमांश के चतुर्थ भाव में कोई नीच का ग्रह हो और चतुर्थ भाव का स्वामी भी नीच का हो, नीच का ग्रह अगर सिर्फ चतुर्थ भाव में है तो आपके जीवन साथी का दिल आपसे नहीं मिलता, दोनों का दिल एक दूसरे के लिए नहीं धड़कता, यानी प्रेमा भाव है, प्रेम का बिल्कुल अभाव है। अगर चौथे भाव में नीच का ग्रह है और चौथे भाव का स्वामी भी नीच का हो जाएगा तो बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, दोनों के दिल नहीं मिल पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की केयर और फिक्र नहीं कर पाते हैं। तो यह नवमांश के चतुर्थ भाव से देखना चाहिए। चतुर्थ भाव किसका होता है? हृदय का होता है। और नवमांश कुंडली किसकी होती है? दाम्पत्य की। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि दाम्पत्य वाली कुंडली नवमांश है और चतुर्थ भाव हृदय का होता है, मन का।
यानी वैवाहिक जीवन का हृदय जो है वो नवमांस कुंडली का चौथा भाव है, और वहां पे नीच का ग्रह क्या बता रहा कि हृदय पवित्र नहीं है, यानी प्रेम का अभाव हो जा रहा है। इसी प्रकार से अगर नवमांस के चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, पीड़ित होगा तो भी प्रेम का अभाव दर्शाने लग जाता है। अब आप एक चीज का ध्यान देंगे, जैमिनी ज्योतिष के अनुसार मैं बता रहा हूं, जैमिनी ज्योतिष के अनुसार 7 कारक होते हैं, जिसमें से एक कारक होता है दारा कारक। 9 ग्रहों में सिर्फ 7 ग्रहों को लिया गया है कारक में, राहु केतु को छोड़ दीजिए, और जितने शेष ग्रह बचे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से जिस ग्रह का अंश 7वें नंबर पे होगा, जैसे जिस ग्रह का अंश सबसे अधिक है वो आत्मकारक है। कोई ग्रह कुंडली में सबसे अधिक अंशों पर बैठा, मान लीजिए सूर्य 28 अंश पर है, सबसे अधिक अंश सूर्य के हैं, तो वो आत्मकारक है। इसी क्रम में देखते जाइए किस ग्रह की डिग्री 7वें नंबर पर आती है, वह आपकी कुंडली में दारा कारक होता है, यानी जीवन साथी का कारक हो जाता है। दूसरे नंबर पे मान लीजिए 25 अंश चंद्रमा का है, तो चंद्रमा अमात्य कारक होगा। ऐसे जिसकी डिग्री सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु की डिग्री नहीं लेनी है, इनमें से किसकी डिग्री 7वें नंबर पर है, यानी सबसे कम है, वह दारा कारक है। अगर जो ग्रह दारा कारक आया है, अगर वह नीच का होगा तो आपकी मैरिड लाइफ खराब करेगा, आपका जीवन साथी आपके लिए केयरिंग नहीं होने वाला है। अगर वह मित्र राशि का होगा, स्वराशि का होगा, तो आपका जीवन साथी केयरिंग होगा, आपको अपने जीवन साथी से सेवा भाव भी मिलेगा, जरूरत पड़ने पर आपका जीवन साथी मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। वहीं अगर वह नीच का है, वहीं अगर उसके साथ में कोई दुर्योग बन गया है, तो आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं खड़ा रहने वाला है, लड़ाई झगड़ा मारपीट आदि भी कर सकता है। यानी कौन कौन सी चीजें अच्छी होंगी, अगर दारक ग्रह अपनी राशि में है, स्वराशि का है तो अच्छा है, वह भले ही क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो। दारा कारक मित्र राशि में है तो अच्छा है, दारा कारक अगर उच्च का है तो अच्छा है, दारा कारक अगर कोई शुभ ग्रह है तो अच्छा है, दारा कारक चाहे शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह अगर नीच का है तो बुरा है, दारा कारक कोई दोष बना करके बैठ रहा होगा तो बुरा है। जैसे मान लीजिए किसी का दारा कारक सूर्य आ गया और उसके साथ शनि आ गया है, तो सूर्य शनि में परस्पर विरोधाभास होता है, तो यहां पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यानी जो दारा कारक है अगर वह सही है, पीड़ित नहीं है, तो आपका जीवन साथी केयरिंग होगा, अन्यथा आपका जीवन साथी केयरिंग नहीं होगा, कलह करने वाला होगा या बीमार रहने वाला होगा। अब इसी प्रकार से 2 चीजों को देखना है, एक तो पुरुष के लिए मैं पहले बताता हूं, फिर स्त्री के लिए। पुरुष के लिए शुक्र कारक है, एक तो शुक्र को ले लीजिए, दूसरा दारा कारक को ले लीजिए। अगर शुक्र से 12वां भाव पीड़ित हो, शुक्र से 12वें भाव में कोई दोष बना हो, शुक्र से 12वें भाव में नीच का ग्रह हो, शुक्र से 12वें भाव में अस्त ग्रह है, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से दारा कारक से 12वें भाव में पीड़ित योग बन रहा हो, तो आप यह मान के चलें कि आपका जीवन साथी अधिक खर्चीले स्वभाव का हो सकता है, आपका जीवन साथी व्यसनी हो सकता है, व्यसन की तरफ आकर्षित हो सकता है। शुक्र से 12वां भाव और दारा कारक से 12वां भाव गड़बड़ होने पर आपके जीवन साथी का चरित्र भी गड़बड़ हो सकता है। उम्मीद है छोटे वीडियो में टू दी पॉइंट बात करते हुए मैंने आपको कुछ फैक्ट समझाए हैं, इसे आप अपनी कुंडलियों पर आजमाएंगे और जहां जरूरी होगा आप वहां पर उपाय करके कुंडली को सही भी करने का प्रयास कर सकेंगे।